हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैट इज 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इतनी फ्लरिश होते हुए भी इसका एंड कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का, तो इसके काफी सारे रीजंस माने जाते हैं। ठीक है, तो हम सारी चीजों को, सारे रीजंस को वन बाय वन क्लियर करते हुए चलेंगे। राइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने कहा ना कि भी काफी सारे रीजंस, तो कुछ रीजंस पाए गए क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। राइट, कुछ मानते हैं कि बहुत एक्सेसिव फ्लड आने की वजह से, कुछ मानते हैं कि आर्यंस के आने से, डिफोरेस्टेशन के होने से, मतलब डिफोरेस्टेशन हो गई थी, वनों की कटाई वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से काफी सारे रीजंस माने जाते हैं इसके एंड होने के। तो अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन सारी चीजों को यहां पर देखते हुए चलेंगे कि इसका एंड कैसे हुआ। तो एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो देखो एक एविडेंस हमें मिला है। ठीक है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एक एविडेंस ऐसा मिला, कब? 1800 में। इस 1800 में ऐसे एविडेंसेस मिले जिसके बिहाफ पर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब चोलिस्तान जैसी साइट पर डेवलपमेंट बंद हो चुकी थी। अब उस बंद होने के रीजन क्या थे? हो सकता है वहां के रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो गए हों। ठीक है, लोगों को जो चीज चाहिए थी वो उनको वो चीजें मिलनी बंद हो गई है। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर किसी ने अटैक कर दिया, हो सकता है कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हो जिसकी वजह से चोलिस्तान पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होगा। वहां के लोग जो हैं वो चोलिस्तान से निकलकर गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ आने लगे, क्योंकि वहां से वो चीजें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। डेवलपमेंट के कोई ना कोई तो उनको प्रूफ मिलते ना हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो नहीं मिले। इसका मतलब वो चीजें वहां पर खत्म हो चुकी थी, डेवलपमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ना ही मनुष्य को कोई, मतलब कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी मिले ना कि भाई पहले जो एक्टिविटी होती थी अब उसमें रिफॉर्म करके कुछ आगे डेवलपमेंट के कुछ तो एविडेंस मिलते, लेकिन वो एविडेंसेस उनको मिले नहीं। इससे पता चलता है कि वहां पर सब कुछ खत्म हो गया था और वहां के लोग माइग्रेट होकर हरियाणा, गुजरात और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ आने लगे। क्योंकि यहां पर इन तीनों साइट्स पर वो आने लगे तो यहां की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होने लगी। एक तो पहले से पॉपुलेशन यहां पर थी, ऊपर से ये माइग्रेटेड पीपल जो है यहां पर आकर सेटल्ड हो गए। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से चीजें भी, सोसाइटी में चेंजेस भी तो आएंगे ना, काफी सारे चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस में कैसे आएंगे? जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उनका जो है वो जो हाउसेस का कंस्ट्रक्शन है, घर भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब लोग ज्यादा होंगे तो घर भी ज्यादा बनेंगे। अब घर ज्यादा बनेंगे, लोग ज्यादा होंगे तो वो उसी हिसाब से ट्रेडिंग भी किया करेंगे। राइट, उनकी दुकानें भी बनेंगी, उनका ट्रेड भी बढ़ेगा। क्राउड प्रोडक्शन में जितने लोग इंक्लूड होते थे अब उसमें से ज्यादा होने लगेंगे। तो धीरे धीरे चीजें चेंजेस हो रही है ना, तो डेवलपमेंट देखी जा रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें बताया गया है कि अब यहां से धीरे धीरे वो चीजें भी बंद होने लगी थी कि जो डेवलपमेंट वो लोग देख रहे थे कि पहले ये चीजें ऐसी थी। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब इसको पहली बार बनाया होगा तो इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी। कमी रही तो फिर इस कमी को जाना और फिर नेक्स्ट टाइम जब इसको बनाया तो उसमें इस कमी को दूर किया गया। इसका मतलब ये कि इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है ना, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। लेकिन इन जैसी जगहों पर जो रिसोर्सेज यूज किए जाते थे, तो डेवलपमेंट कब दिखेगी? जब चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये चीजें यहां पर भी चेंजेस नहीं देखी गई इनमें भी। इससे पता चलता है कि धीरे धीरे ये चीजें वैनिश होती जा रही, ये चीजें डिसअपियर होती जा रही थी। वहां के लोग, चोलिस्तान के लोग जो है बिल्कुल डिसअपियर हो चुके थे। वहां के क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है, जो भी वो लोग काम किया करते थे, लोग थे या उनसे रिलेटेड जो भी चीजें थी, वो सारी की सारी धीरे धीरे वो जो है वो वैनिश होती जा रही थी, वो गायब होती जा रही थी। अब कहीं पर भी डेवलपमेंट के प्रूफ नहीं मिल रहे थे। अब इससे क्या पता चलेगा? इससे तो यही पता चलेगा ना कि वहां पर सब कुछ खत्म हो गया तो डेवलपमेंट भी बंद हो गई। क्लियर है? तो इसके काफी सारे रीजंस माने जाते हैं कि सेवरल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन आर क्लाइमेट चेंज। तो पहला रीजन बताया इसमें क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे हुआ कि पहले लोग ना आइसी एज में रहते थे, बहुत ठंडक हुआ करती थी, तो हम लोग मतलब बहुत, जो हमारे एंसेस्टर या इंसानों ने जब से जो है धरती पर रहना स्टार्ट किया, तो पहले एनवायरमेंट जो क्लाइमेट था वो कुछ और था और आज कुछ और है। तो धीरे धीरे अब डिफोरेस्टेशन की वजह से वो क्या होने लगा, वो क्लाइमेट में चेंज आने लगा। ठीक है, चेंज आने लगा तो चेंज कैसे दिखा कि वो जो पहले जिस एनवायरनमेंट में, जिस क्लाइमेट में वो रहते थे, उनके अकॉर्डिंग वो क्लाइमेट उनको सूट नहीं किया। हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी उनका एंड होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब वो मरने लगे। उसके बाद ये जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कार्बन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। ठीक है, ऑक्सीजन को कम मिलने लगी, तो ये भी एक रीजन माना जाता है क्लाइमेट का। दूसरा, वो अपने एग्रीकल्चर में, अपने फील्ड्स में जो इरिगेशन किया करते थे, अब नदियों के सूख जाने से वो पानी उनको नहीं मिला।
ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से उनको इरिगेट करने के लिए जो पानी चाहिए था वो पानी उनको नहीं मिला। तो नदियों के सूख जाने का भी एक कारण माना जाता है कि उनको ना तो पीने के लिए पानी मिला, ना फिशिंग वगैरह के लिए, उनको रिवर्स वगैरह तो सूख गई थी तो फिशिंग कहाँ से करते। उसके अलावा रिवर से जो इरिगेट किया करते थे, अब वो इरिगेशन के रिसोर्सेज भी धीरे धीरे बंद होने लगे। तो ये काफी सारे रीजन जो है वो क्लाइमेट में आ सकते हैं। डिफोरेस्टेशन मैंने अभी बताया कि वनों का बहुत ज्यादा जो है वो कटाई हो रही थी, इस वजह से भी इसका एक कारण माना जाता है एक्सेसिव फ्लड, क्योंकि इंडस रिवर और उसके आसपास में मैंने बताया था ना कि ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी, रावी थी, ब्यास था, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब और सतलज। ठीक है, ये क्या थी, इसकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी। अब इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के आसपास में और मेन इंडस रिवर के आसपास में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी वो लोकेटेड थी। अब बरसात के आने से वो वाटर लेवल इंक्रीज हो गया तो आसपास का जितना भी एरिया था उसमें पानी भर गया। पानी भरने की वजह से लोग उसमें डूब कर मर गए थे और उनके ऐसे घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनका जो भी काम धंधा था वो सारा का सारा वो खत्म हो गया था। क्लियर, तो इससे भी माना जाता है कि एक्सेसिव फ्लड की वजह से भी जो है सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी। शिफ्टिंग एंड और द ड्राइंग अप द रिवर, अब वो लोग जहां पर उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे, अब जैसे चोलिस्तान से वो लोग कहां गए थे, गुजरात की तरफ, हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए थे। ऐसे ही लोग जो है वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करने लगे, क्योंकि जहां से उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे तो हो सकता है उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली हो और वो लोग माइग्रेट होकर के दूसरी जगह पर जाने लगे हों। ये भी एक रीजन माना जाता है कि वहां से धीरे धीरे लोग जाने लगे, वो साइट्स खाली होने लगी और खाली होने की वजह से ये प्रूफ निकलकर सामने आता है कि इसका एंड हो गया। क्लियर है, बात क्लियर है। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ मानते हैं कि बाहर से, सेंट्रल एशिया से ये जो आर्यंस आए थे, इनके आने से भी इन्होंने पूरी की पूरे हड़प्पा वासियों को मार दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया और खुद यहां पर जगह जगह जाकर सेटल्ड होने लगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन माना जाता है। क्लियर, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की कहानी क्या कहती है कि एंशिएंट अथॉरिटी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसमें कोई रूलर नहीं था, जबकि हमारे पास तो रूलर की बहुत सारी यहां पर हमें मूर्तियां मिली है, तो क्या उस रूलर ने अपने नगर वासियों को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया होगा। तो बात करते हैं उसी मेन अथॉरिटी पर। ठीक है, तो जिसको कहा जाता है एंशिएंट अथॉरिटी, राइट। तो प्लेसेस एंड द किंग, ठीक है, पैलेसेस एंड द किंग। तो हमें मोहनजोदारो, मैंने क्या बताया था कि मोहनजोदारो को, देखो जब मैंने इसको मोहनजोदारो को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदारो को दो पार्ट में बांटा गया था। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट था इसको क्या बोलते थे, सिटाडेल। इसको क्या बोला जाता था, सिटाडेल, राइट, सिटाडेल। और ये जो लोअर टाउन था, नीचे वाला पार्ट था, इसको क्या बोला जाता था, लोअर टाउन। क्लियर है, लोअर टाउन, राइट। इसमें क्योंकि रिच पर्सन रहते, रिच पीपल रहते थे और इसमें नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे। इसी सिटाडेल में ही हमें ग्रेट पाथ और ग्रेट ग्रेनरी मिली थी और इसके अलावा हमें काफी बड़े बड़े पैलेसेस यहां पर देखने को मिले थे, जिससे माना जाता है कि कोई हाई अथॉरिटी यहां पर रहती होगी। इनके ड्रेसिंग सेंस से भी, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा बेल्ट टाइप में, मुकुट टाइप में देख रहे हो, ठीक है, क्राउन टाइप में देख रहे हो, क्राउन तो नहीं है, एक बेल्ट सी है। इससे पता चलता है कि वो जो है वो एज कंपैरेटिव टू नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल के वो थोड़ा सा अलग दिखाई देते थे और इसी को ही एंशिएंट अथॉरिटी कहा जाता है। ना सिर्फ ये अथॉरिटी जो है वो खाली एक पूरी सिविलाइजेशन में मिली, बल्कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट से ये मूर्तियां मिली है। इससे ये पता चलता है कि अलग अलग साइट पर इसी तरह के अलग अलग हेड्स रहते होंगे और वही हेड्स जो हैं उन पूरी सोसाइटी को गवर्न किया करते थे। ठीक है, राजा तो थे नहीं है, कोई एक रूलर तो था नहीं जो पूरी सिविलाइजेशन को रूल कर रहा था। तो ऐसे छोटे छोटे रूलर्स जो थे वो अपनी अपनी साइट्स में, अपनी अपनी एरियाज में क्या कर रहे थे, हेड बने हुए थे और वही क्या कर रहे थे, उनको गवर्न कर रहे थे, उनको सुपरवाइज कर रहे थे। सो अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड द मोहनजोदारो। तो एक हमें लार्ज बिल्डिंग मिली है, कहां पर, मोहनजोदारो में। ठीक है, तो मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग मिली, वाज लेबल एज अ पैलेस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट बट नो स्पेक्टर। पैलेस तो मिला वहां पर, एक बहुत बड़ा पैलेस मिला, बहुत बड़ा घर मिला, माना जाता है कि वो किसी राजा वाजा का ही होगा, किसी हाई अथॉरिटी का ही होगा, लेकिन यहां पर बताया जाता है नो स्पेक्टुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। लेकिन इसमें ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले, जैसे एक राजा बहुत आलीशान महल में रहता है, उसके जो है बहुत ही लग्जरियस आइटम्स उसके महल में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ
तो पाया जाता होगा, जिससे वो दूसरों से उनको कैटेगराइज किया जाता है। कोई राज सिंहासन होगा, ठीक है, कोई दरबार लगा होगा, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे किसी तरह के कोई एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिले। तो अ स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एज द कंटिन्यूअस टू बी नोन एज द पृष्ठ किंग। तो हमें क्या मिला? एक पत्थर की मूर्ति मिली, ठीक है, पत्थर की मूर्ति मिली, किसकी? पृष्ठ किंग की। कहां से मिली? मोहनजोदारो से। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि बताओ, हालांकि है तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन कि बताओ पृष्ठ किंग की मूर्ति कहां से मिली, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए मोहनजोदारो से। ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको, बताओ हड़प्पा से मिली थी, मोहनजोदारो से, रंगपुर से, कालीबंगा से, लोथल से, कहां से मिली थी? तो आपको बताना है मोहनजोदारो से पहले मिली थी। हालांकि अलग अलग साइट्स पर ये मूर्तियां मिली है, लेकिन पहली जो पृष्ठ किंग की मूर्ति मिली थी वो कहां मिली थी? मोहनजोदारो में। क्लियर? Some archaeologists are the opinion हड़प्पा सोसाइटी had no ruler। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कोई रूलर नहीं था, had no ruler। क्लियर है? उसके अलावा लेकिन कुछ मानते हैं कि रूलर तो थे, लेकिन सेवरल रूलर्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे ऐसे। ठीक है, अब देखो इस तरह के काफी सारे रूलर्स जो है अलग अलग जगहों पर मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर। क्या पता चलता है उनको? कैसे पता चला? मोहनजोदारो में एक ऐसा सेपरेट रूलर मिला है, तो लोथल में ऐसा मिला है, तो यहाँ पर बनावली में ऐसा, वहां पर चोलिस्तान में ऐसा, वहां पर जो है गुजरात में धोलावीरा में ऐसा। कहने का मतलब ये अलग अलग साइड से अलग अलग मूर्तियां हमें इस टाइप की, इसी अथॉरिटी की ऐसी ही मिली है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो while some believe that there was a single state, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ठीक है रूलर तो था, लेकिन वो किसी सिंगल स्टेट का या किसी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का एक पर्टिकुलर रूलर नहीं था। क्लियर? तो ये सारे मेन अथॉरिटी जो एंशिएंट अथॉरिटी थी उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कैसे करेंगे कि कनिंगम की कंफ्यूजन कहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अलेक्जेंडर कनिंगम्स कंफ्यूजन। उनकी कंफ्यूजन कब, कैसे और क्या थी? तो ये आपके 3 मार्कर में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखिएगा। कनिंगम की कंफ्यूजन थी कि, तो कनिंगम, सबसे पहले हमें यह जानना है कि कनिंगम जी कौन थे। कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पहले ऐसे डायरेक्टर जनरल थे किसके? ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले थे ये। तो इन्होंने क्या कहा कि यूज अकाउंट था, इनको एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टेक्स्ट मिलता है। मतलब एक चाइना से एक ट्रैवलर आए थे, उन्होंने कब आए थे? तो यहाँ पर बताया गया है ये आए थे 4th से 7th सेंचुरी के बीच में। चाइना से कुछ ट्रैवलर आते हैं, तो वहां पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को थोड़ा सा रुकते हैं वहां पर, और क्या करते हैं? रुक करके सारी चीजों को एग्जामाइन करते हैं, और एग्जामाइन करने के बाद फिर उन्होंने अपनी बुक में उसको लिखा। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर CE लोकेट अर्ली सेटलमेंट। तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको क्या किया? अपने हिसाब से अपनी बुक में लिख करके, और उसको जो है अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड ऑन किया। अब वो बुक जो है वो कनिंगम जी को मिलती है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम को मिलती है। इसमें बताया गया है, इस बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो हड़प्पा है ना, ठीक है, देखो ये क्या क्या है कि हड़प्पा विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ, इसमें बताया गया है कि हड़प्पा वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स एंड वाज नॉट नोन एट द अर्ली हिस्टोरिक सिटी। कि हड़प्पा जो है वो बहुत हिस्टोरिक सिटी नहीं है। तो उसने तो ये माना कि हड़प्पा साइट जो थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की कोई साइट नहीं ही थी। ठीक है, तो वो साइट थी नहीं। लेकिन हमारे जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि हड़प्पा से ही जो है वो एक तरह से, इसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहली साइट हड़प्पा थी, यहीं से एग्जीबिशंस के दौरान उनको चीजें मिलनी स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। तो ये कैसे हम इसको सच्चाई मान सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो इसका हिस्टोरिक सिटी इसकी नहीं थी? क्लियर? कंफ्यूजन कहां होती है? एक तरफ तो कनिंगम के पास में बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, दूसरी तरफ हमारे जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है उनके प्रूफ होते हैं। अब किसको सही माने, किसको गलत माने? ठीक है, तो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हड़प्पा जो है वो इतने साल पुराना था, जबकि उन्होंने बताया कि नहीं, ये कोई बहुत पुराना नहीं था, इससे पुराने और भी साइट्स थी। तो इस तरह से उनका जो कंफ्यूजन था यहां पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, ये कौन है? ये कनिंगम जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि नेक्स्ट आता है डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आपने ये दोनों नाम क्यों लिखे हैं? न्यू भी लिख दिया और ओल्ड भी लिख दिया। बिल्कुल सही कहा। न्यू इसलिए कहा है क्योंकि अब तक 3 हमें ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पता थी। कौन कौन सी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी? 3। ठीक है, पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, फिर भी मैं बता देती हूँ। एक तो क्या थी आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन,
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जरा ध्यान से देखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, तो 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक हमारी कौन सी थी? एक हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम दिखते हैं यहाँ पर मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, और क्या है? नेक्स्ट है आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो ये 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से हड़प्पा जो थी वो एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक काउंट की जाती है। ठीक है, मानी जाती है। तो जब जॉन मार्शल जी जब एएसआई बने, ठीक है, 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। ठीक है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन। इन्होंने इस नई सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को बताया। नई सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया, मतलब अभी तक 3 पता थी, एक और नई ऐड हुई, तो इस वजह से उन्होंने उसको नई कहा, लेकिन ये पुरानी थी और ये मेसोपोटामिया की कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी। क्यों? क्योंकि कंटेम्पररी का मतलब होता है उसके समकालीन, मेसोपोटामिया के समकालीन वाली सिविलाइजेशन थी। राइट? क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि वहां की मेसोपोटामिया की एक मोहर, एक सील जो है वो हमें यहाँ पर मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, और यहाँ की सील हमें उधर मिली है। इससे पता चलता है कि दोनों के ट्रेडिंग रिलेशन भी थे और ये दोनों एक दूसरे की कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी। ठीक है ना? अब इट वॉज when the world knew not only of a few civilization। इससे ये पता चलता है कि अभी तक दुनिया को सिर्फ 3 सिविलाइजेशन के बारे में पता था, इसके बारे में तो पता ही नहीं था। तो पहली बार इसको एग्जीक्यूट करने वाले, इसके बारे में बताने वाले कौन थे? जॉन मार्शल थे। मार्शल टेंडेड द एग्जिबिट अलोंग द रेगुलर हॉरिजेंटल। तो जॉन मार्शल ने क्या किया? रेगुलर इस पर काम करते रहे और इसके एविडेंसेस निकालते रहे और जाकर के फिर दुनिया को बताया कि देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि ये सच है कि इतने साल पहले, हजारों साल पहले यहां पर एक ऐसी भी सिविलाइजेशन थी जो कि 3 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी थी। तो इसको सबसे पहले किसने बताया? जॉन मार्शल ने। और काफी सारे जो आर्टिफैक्ट्स यहां पर मिले उनके बिहाफ पर बताया कि ये आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं वो इतने पुराने हैं, जो कि मेसोपोटामिया से जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले थे तो कंपैरेटिवली, मतलब उनको कंपेयर किया गया तो बताया गया कि हाँ, ये उसके समकालीन ही थे। उसी एज में ये लोग जो है ये भी काम किया करते, तो उसी एज में वो भी काम किया करते थे। तो उनकी एज का पता लगा करके पता चला कि वाकई में ये इतनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। ठीक है ना? अब बताया गया है कि दिस मीन दैट, अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट निकाला तो पहले तो वो साइंटिफिक तरीके से नहीं निकाला जाता था, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजीज वगैरह तो हैं, वो अभी ज्यादा आने लगी है ना, तो पहले इतनी ज्यादा साइंस नहीं अप्लाई की जाती थी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो जॉन मार्शल ने जो प्रूफ निकाले, ठीक है, जमीन के अंदर से जो भी उनको आर्टिफैक्ट्स मिले, तो वो आर्टिफैक्ट्स की एज का कैसे पता लगाया? ठीक है, अब जो सॉइल की स्टडी करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है स्ट्रेटियोग्राफी। ठीक है, उनको कहा जाता है स्ट्रेटियोग्राफी। अब कोई ऑब्जेक्ट जमीन के इतने अंदर दबा हुआ है, ठीक है, अब जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर सबसे ऊपर वाली परत होगी, मिट्टी की परत होगी, उससे नीचे कोई और परत होगी, उससे नीचे, तो लेयर बाय लेयर, जो लेयर्स की, सॉइल की लेयर की जो स्टडी करते हैं कि जो इतनी डीप में हमें जो चीजें मिली, एक्चुअल में वो सॉइल की को स्टडी करके फिर पता लगाया, फिर उन्होंने दुनिया को बताया कि ये चीज इतनी पुरानी है। क्योंकि मिट्टी में जितनी दबी हुई मिट्टी में, पुरानी मिट्टी में दबी होगी, तो उसको स्टडी करने के बाद फिर इसकी एज का जो है वो डिक्लेयर किया जाता है कि ये इतनी पुरानी है। फिर बाद में जो है वो साइंटिफिक तरीके से चीजों का पता किया जाएगा। अभी आगे बताऊंगी, कार्बन डेटिंग 14 होती है ना, तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रख करके उसमें उसके प्रोसेस को, और फिर उसमें प्रोसेस होने के बाद में उसकी एज का पता लगा दिया जाता है। तो ये साइंटिफिक तरीका हो गया, और ये क्या हो गई? स्ट्रेटियोग्राफी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या करते हैं? डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसमें क्या करेंगे? 1980s की बात है, ठीक है, सिंस 1980s तक, 1980 के दशक तक, देयर वाज आल्सो हेल्पिंग ग्रोइंग द इंटरनेशनल इंटरेस्ट। 1980 से पहले लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं बना था, मतलब कुछ ही लोगों का था, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जब दुनिया को पता चला कि यार इतनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और वो भी इंडिया की है, तो ना सिर्फ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना इसमें इंटरेस्ट शो किया, बल्कि बाहर के कंट्री के, यानी कि फॉरेनर्स ने भी अपना इंटरेस्ट इसमें शो करना स्टार्ट कर दिया। अब वो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। और कंपटीशन लग जाता है इंडियन और फॉरेनर्स में कि कौन कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो जो जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उस वो इसी हिसाब से अपनी बुक लिखेगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे वो फेमस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ना सिर्फ इंडिया का बल्कि बाहर के देशों का भी इसमें इंटरेस्ट बनने लगा इस सिविलाइजेशन का ज्यादा पता करने में। तो स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट द बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, की दोनों ही हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो है जोर शोर से काम करने लगे। देर वर द यूजिंग, अब क्या करने लगे, मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से चीजों का पता लगाया। जो चीजें पहले खुदाई के दौरान स्ट्रैटिग्राफी से पता चलती थी, मिट्टी की लेयर्स को स्टडी करने के बाद फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, बताया जाता था कि इतनी पुरानी है, अब वही C14 आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग 14, इसी प्रोसेस से ही किसी भी ऑब्जेक्ट की एज का पता लगाया जाता है और तब डिक्लेयर किया गया कि ये इतना पुराना है। ठीक है, क्लियर है। दीज एक्सप्लोरेशन प्रोमाइज टू यील्ड द इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन फ्यूचर। अब धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि साइंस पर ज्यादा रिलाई किया जाता है, तो साइंटिफिक तरीके से चीजों को अब धीरे धीरे दुनिया को बताया जाने लगा। तो अब क्या होने लगा कि अब पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानने के, जो वो कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी, धीरे धीरे लोगों में और ज्यादा बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे की बात पर करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर। अब ये आता है कि यहां पर ये आर्टिफिक्स देख रहे हैं ना, आर्टिफिक्स होते हैं चीजें, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गए आपके, ठीक है, ये यूटेंसिल्स हो गए, साथ में आपकी ये मदर गॉडेस की मूर्ति हो गई। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कौन से धर्म को मानते थे, वो कौन से धर्म के थे, है ना, और कौन से देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। क्लियर, कौन अमीर था कौन गरीब था, तो ये कैसे पता चला। जो भी माउंट्स मिले अंदर, स्केलेटन्स वगैरह मिले, तो उनके साथ में ज्वेलरी वगैरह भी मिली। तो जिन्होंने ज्वेलरी पहन रखी थी, कॉस्टली ज्वेलरी पहन रखी थी, ठीक है, ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे, और उनको पहने हुए ही उनको जमीन में दबा दिया जाता था। ठीक है, सुपरस्टिशन तो थे ही, अंधविश्वासी तो थे ही कि भाई जो है वो भगवान के घर जाते टाइम जो है इनको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो उनके साथ में मिट्टी के बर्तन वगैरह भी दफना दिया करते थे। कई बार ऐसा भी होता था, कॉपर मिरर भी मिले हैं एक दो विराइल्स के साथ में, राइट, और मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ में कॉस्टली बर्तन भी मिले हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन है, तो जो महंगी महंगी चीजें मिली जिस भी माउंट के, जिस भी डेड बॉडी के स्केलेटन्स के साथ में, तो उससे पता चलता है कि ये लोग अमीर घर से बिलोंग करते थे। नॉर्मल लोगों के साथ में नॉर्मल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया था। अब प्रॉब्लम पीसिंग टुगेदर, तो इसे बताया गया है कि हड़प्पा इज नॉट अ स्क्रिप्ट, क्योंकि हड़प्पा में हमें आज तक कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली जिसको कि डिसाइफर करके, जिसको कि पढ़ के समझ करके और उसका एक कंक्लूजन निकाला जाए। क्योंकि स्क्रिप्ट जो थी वो एनाग्रामेटिक स्क्रिप्ट थी, मतलब कुछ भी जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं लिखा गया था। अब ये कुछ भी लिख दिया गया, ठीक है, अब ये कुछ भी लिख दिया गया तो हमें नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या बनता है। सेम यही सिचुएशन थी कि हड़प्पा के लोगों को ही पता था कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ एक बहुत इसको जानने की कोशिश की गई और अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि कोई तो लेटर ऐसा मिल जाए जो बाकी की लैंग्वेज से, किसी न किसी लैंग्वेज से तो मिलता हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जो है वो प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, सो रादर इट इज मटेरियल एविडेंस अलाउ द आर्कियोलॉजिस्ट बेटर रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन लाइफ। अगर तो हमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट मिल जाता तो इससे हमारी हिस्ट्री को और अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता था। हड़प्पा के लोगों की जो सोशल लाइफ थी या उनके जीवन से जितनी भी बातें थी वो अच्छी तरह से हमें पता चल जाती अगर कुछ रिटर्न में डॉक्यूमेंट हमें मिलता तो। लेकिन ये सिर्फ पूरा का पूरा अजम्पशन पर बेस्ड है। जो चीजें खुदाई के दौरान निकली सिर्फ उन्हीं के ही बारे में पता लगा करके, उन्हीं कोई साइंटिफिक तरीके से उनकी एज का पता लगाया, इतनी पुरानी है, ऐसे रहते होंगे, सिर्फ अजम्पशन के बेस पर ही ये पूरी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्लियर है। सो कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो कि डिकम्पोज हो गए, ठीक है, मिट्टी में मिलकर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मिट्टी में दबने के बाद भी एज इट इज जो है वो निकाले गए थे। ठीक है, खराब हो गए थे लेकिन जो है वो निकाले गए थे। तो इससे पता चलता है कि वो लोग इन चीजों का यूज किया करते थे। अब जैसे कपड़ा है, ठीक है, अब प्रिंटेड उनको कपड़ा मिला, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग कॉटन को भी जानते थे और कॉटन को हड़प्पा वासी जो है सिंडोन कहा करते थे। ठीक है, सिंडोन कहा करते थे। तो इस तरह के जो कपड़ों के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो मिट्टी में दबे हुए मिले हैं। कपड़े तो क्या होते हैं कि थोड़े दिन बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, एज इट इज नहीं रहते हैं। लेकिन जो मेटल्स वगैरह होते हैं, जो भी हमें मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स मिले वो हमें एज इट इज मिले, हालांकि वो खराब हो गए थे लेकिन वो मिले। इससे पता चलता है कि वो लोग इन चीजों का यूज किया करते थे। ठीक है,
उसके बाद प्रॉब्लम पीसिंग टुगेदर में हम क्या पढ़ते हैं, क्लासिफाइंग द फाइंड्स, सिंपल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन इन द टर्म ऑफ द मटेरियल सच एज द स्टोन, क्ले, मेटल, बोन्स, आइवरी। तो ये हमें सिंपल वे में मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिसाइडेड द वेदर फॉर द इंटेंस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स, टूल और द ऑर्नामेंट और बोथ समथिंग मीन्ड फॉर द रिचुअल यूज। अब रिचुअल यूज यानी कि जो उनके धार्मिक जो चीजें थी कि फॉर एग्जांपल कि वो ऑर्नामेंट्स वियर किया करते थे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स वियर क्या करते थे। हमें ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट ग्रेनरी मिली। अब ग्रेट बाथ किस लिए मिला कि बहुत सारे लोग एक साथ स्नान किया करते थे, फिर कोई धार्मिक पूजा वगैरह होती थी, उसमें अपना जो भी पूजा पाठ होती थी किया करते थे। तो मानते तो थे ना किसी देवी देवताओं को, लेकिन इसके प्रूफ हमें नहीं मिले। क्यों? क्योंकि कोई भी टेम्पल हमें वहां से नहीं मिला। अब टेम्पल पर्टिकुलर किसी एक गॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी एक गॉड के नाम पर बनाया जाता है, तो पता चल जाता है कि ये शिव जी का है, ये भगवान विष्णु का है, ये हनुमान जी का है, ये श्री कृष्ण जी का है, ये राम जी का है, पता चल जाता है ना। लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला। माना जाता है कि ये लोग नेचर की पूजा किया करते थे। नेचर इन द सेंस, अब जैसे मदर गॉडेस हो गई, या फिर जो उनके सील पर जो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, हो सकता है कि उसको भी मानते हो, ठीक है। एक सिंगल जो है मेल डिटीज मिली है, ठीक है, जिसको बोला जाता है हमारे पशुपति शिव। उसके बाद मदर गॉडेस की जगह जगह पर मूर्तियां मिली। इससे पता चलता है कि वो लोग जो है मदर गॉडेस को वर्शिप किया करते थे, और फीमेल का स्टेटस जो था वो बहुत हाई था, ठीक है। दूसरा पता किया जाता है, बताया जाता है कि वो लोग नेचर की पूजा किया करते थे। नेचर में प्लांट और एनिमल, नेचर में प्लांट और एनिमल दोनों की पूजा किया करते थे, प्लांट एंड एनिमल। अब देखो जैसे प्लांट में क्या हो गया, प्लांट में जैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गई, इनकी पूजा किया करते थे। एनिमल्स में उनका जो भी कोई होली एनिमल्स होगा तो उसकी भी पूजा किया करते थे। कहने का मतलब ये नेचर की पूजा किया करते थे, सूर्य देवता की पूजा करते थे, ठीक है, चंद्रमा की किया करते थे। तो XYZ ये कहने का टोटालिटी में अगर हम बात करें तो ये नेचर की पूजा किया करते थे। किसी एक पर्टिकुलर गॉड की यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। Sometimes archaeologists have taken the resources in direct evidence, for instance through our traces the cotton some hindrance, ठीक है। तो वहां पर कुछ हमें कॉटन के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई है कि जैसे मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली है तो उसने अलग से ही कुछ जो है कॉस्ट्यूम्स वियर किए हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये किसी देवी की मूर्तियां हैं। तो ड्रेसिंग सेंस से भी थोड़ा सा अजप्शन किया गया, थोड़ा सा ज्यूम किया गया कि ये हाई अथॉरिटी होगी, ये नॉर्मल पीपल होंगे, ये कोई गॉड गॉडेस होगी। तो उनसे भी पता चलता है, उनके ड्रेसिंग सेंस से भी, कि किस तरह से लोग जो है उनको वर्शिप किया करते थे, ठीक है। अब ये जितना भी यहाँ पर आया है पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, ठीक है, तो ये कंक्लूजन है। अब इस कंक्लूजन में क्या करोगे, इस कंक्लूजन में कौन सी सिटी, ठीक है, कौन सी सिटी कौन से रिवर के पास लोकेटेड थी, ठीक है, आज के टाइम में ये कहां पर पड़ती है, ईयर ऑफ डिस्कवरी, वो कब डिस्कवर की गई और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम हड़प्पा की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आते हैं कि हड़प्पा कौन से रिवर के पास लोकेटेड था, रावी रिवर के पास। कुछ बच्चे इंदस रिवर कराते जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, इसलिए इसको इंदस रिवर कराते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, रावी रिवर, ठीक है। फिर पाकिस्तान आता है, फिर पाकिस्तानी, ठीक है, तो रावी रिवर जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करती है, पाकिस्तान के पंजाब उसमें सिंध प्रांत में पड़ता है, कौन, क्या, हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा कहां पर आज के टाइम में, पाकिस्तान, पंजाब, ठीक है। उसके बाद 1921 में दयाराम सानी ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद मोहनजोदारो इंदस रिवर के पास लोकेटेड है, सिंध, पंजाब, सिंध, ठीक है। तो ये सिंध प्रांत में पड़ता है मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान में है। 1922 में RD बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आता है रोपड़, रोपड़ सतलुज के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये इंडियन पंजाब में है, क्या, रोपड़, ठीक है, पंजाब में है, मतलब इंडिया वाला पंजाब जो है वहां पर ये रोपड़ पड़ता है। उसके बाद 1953 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, किसने की थी, YD शर्मा ने। अब आता है लोथल, लोथल भोगवा रिवर के पास लोकेटेड है, पंजाब, ये गुजरात में पड़ता है। 1957 में इसकी डिस्कवरी की गई थी SR राव। इस तरीके से आप एक एक करके सारी चीजों को अपनी नोटबुक में या नोट्स कहीं भी बना रहे हो तो उसको जरूर नोट लिखिएगा, इसमें नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्का बनने हैं। क्लियर है? तो चाहे तो वो ईयर पर बन जाए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह से भी लगाने के लिए आ जाए, या फिर आपको रिवर्स से भी पूछ लिया जाए, या फिर पूछ लिया जाए कि आपको बताओ कि MG मजूमदार ने किसको डिस्कवर किया था, चन्हूदारों को। तो किसी भी तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर अपनी कमांड बनानी है। ये पूरा कंक्लूजन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग में बिठाने की। क्लियर है? तो ये
था एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर है? चलिए, तो आई होप यहाँ पर सभी बच्चों को एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियोस के साथ में ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही हमारी कोई लाइव क्लासेस आती हैं, अपडेट आता है, तो फौरन आपको पता चल जाता है, इंटीमेशन आपके पास पहुंच जाती है कि फटाफट से नोटिफिकेशन आया तो फटाफट से मैडम की क्लास, सर की क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो बस रेडी हो जाओ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए इसको आप लोगों के लिए ओपन किया गया है। तो आप भी और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अब तक कोई नहीं पूछता था, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब ह्यूमैनिटीज बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, इसी चैनल पर हम आपको सीयूटी की वगैरह की भी तैयारी करवाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, लाइक और शेयर करना जितने भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।